हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के एपिसोड 5 से लेकर एपिसोड 8 तक की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्सप्लेनेशन की शुरुआत होती है इस इंट्रो के बाद। एपिसोड 5 के स्टार्ट में एडवर्ड एक डरावने ड्रीम से जागता है। फिर एडवर्ड और अल्फांस लेफ्टिनेंट रीजा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब नीना के साथ मिलिट्री क्या करेगी। फिर रीजा उन्हें बताती हैं कि नीना और उसके फादर मिस्टर शॉ का किसी ने मर्डर कर दिया है। और ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये किसने किया। फिर रीजा उन्हें बताती है कि किलर की आइडेंटिटी अभी उन्हें पता नहीं है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल मेज और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग मिस्टर शॉ के घर होते हैं और मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। और कर्नल रॉय भी वहां होते हैं और वो लेफ्टिनेंट कर्नल मेज से इस केस की पूरी डिटेल्स पूछते हैं। उसके बाद लियोर में फादर कॉर्नीलो अपने फॉलोअर्स को लियोर के बाकी सिटीजन्स के अगेंस्ट कर देते हैं और वो सभी लोग आपस में फ़ाइट करने लगते हैं और बहुत सी लाइफ्स का सेक्रीफाइस होता है। फिर फादर कॉर्नीलो लस्ट और ग्लैटनी के पास आते हैं और लस्ट उसे बोलती है कि फुल मेटल बॉयज़ का इंटरफेयर इरिटेटिंग था, पर लियोर में उनका काम अब कंप्लीट हो गया है। फिर हमें पता चलता है कि फादर कॉर्नीलो की फॉर्म में एनवी होता है, जो कि उन दोनों के साथ होता है। फिर एनवी लस्ट को शॉ के मर्डर के बारे में बताता है, जो कि स्कार ने किया होता है। और लस्ट बोलती है कि वो फुल मेटल अल्केमिस्ट की लाइफ को वेस्ट नहीं जाने दे सकते, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट सेक्रीफाइस है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल मेज और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग कर्नल रॉय को स्कार के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसने अभी तक 5 स्टेट अल्केमिस्ट को मार दिया है। फिर कर्नल रॉय एडवर्ड और अल्फांस के बारे में सोचते हैं। उसके बाद एडवर्ड और अल्फांस बहुत सैड होते हैं और एल्केमी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्कार आ जाता है और एडवर्ड पर अटैक कर देता है और अल्फांस एडवर्ड को प्रोटेक्ट करता है। फिर जब एडवर्ड एक वॉल क्रिएट करके स्कार को कैप्चर करता है तो स्कार उसकी वॉल को ब्रेक कर देता है। फिर अल्फांस और एडवर्ड वहाँ से भागने लगते हैं और स्कार दोबारा उन दोनों पर अटैक करके उन्हें गिरा देता है। फिर एडवर्ड अपनी एल्केमी का यूज़ करके वहां से भागता है। फिर स्कार उन दोनों को कैच कर लेता है और फिर एडवर्ड और अल्फांस उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो दोनों स्कार पर अटैक कर देते हैं। पर स्कार उनके अटैक को डॉज करके अल्फांस के आर्मर को ब्रेक कर देता है। और जब एडवर्ड दोबारा से स्कार पर अटैक करता है तो वो एडवर्ड के ऑटोमेल आर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर स्कार बोलता है कि अब वो अपनी एल्केमी यूज़ नहीं कर पाएगा अपने एक हैंड के बिना। उसके बाद स्कार एडवर्ड को किल करने वाला होता है और अल्फांस एडवर्ड को भागने को बोल रहा होता है। फिर एडवर्ड स्कार से बोलता है कि वो उसे प्रॉमिस करे कि वो उसके ब्रदर को हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो स्कार उससे एग्री कर देता है और एडवर्ड को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर कर्नल रॉय मस्टिंग आ जाते हैं और स्कार को सरेंडर करने को बोलते हैं, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है और कर्नल रॉय उस पर अटैक कर देते हैं। फिर लेफ्टिनेंट रीजा उसे प्रोटेक्ट करती है और बोलती है कि रेनी डेज में कर्नल रॉय की फायर किसी काम की नहीं है। फिर स्कार बोलता है कि वो अब उन सब को किल कर देगा। तभी वहाँ पर मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाते हैं और स्कार पर अटैक कर देते हैं और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें बताते हैं कि स्कार भी एक एल्केमिस्ट है और वो अपनी एल्केमी से किसी भी मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग स्कार से फाइट कर रहे होते हैं और जब स्कार मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग को किल करने वाला होता है तभी लेफ्टिनेंट रीजा उन्हें प्रोटेक्ट करती है और उन सभी को पता चलता है कि स्कार एक इस्फालियन है। उसके बाद स्कार सरफेस को डिस्ट्रॉय करके वहां से चला जाता है और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल मेज यूज वहां आते हैं और बाकी के ऑफिसर्स को स्कार को फॉलो करने को बोलते हैं। फिर एडवर्ड अल्फांस के पास जाता है और उससे उसकी कंडीशन पूछता है और अल्फांस एडवर्ड को बोलता है कि उसने अपनी लाइफ डेंजर में क्यों डाली और वो यहाँ से भागा क्यों नहीं। और अल्फांस एडवर्ड को पंच करता है और एडवर्ड बोलता है कि अगर वो यहाँ से भाग जाता तो शायद स्कार अल्फांस को किल कर देता। तो अल्फांस एडवर्ड को बोलता है कि उसे अभी उन दोनों की बॉडीज़ को वापस पाने का तरीका ढूंढना है और वो सरवाइव करके ही ऐसा कर सकता है।
फिर कर्नल रॉय बताते हैं कि इस्फालियन पीपल उनकी कंट्री के ईस्ट में रहते थे और 13 साल पहले जब एक मिलिट्री ऑफिसर ने एक इस्फालियन किड को शूट कर दिया था, तभी उनकी कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। और इस्फालियन ने जब ईस्ट में ग्रोथ करना शुरू करा तो सेंट्रल से ऑर्डर आया इस वाल को डिस्ट्रॉय करने का, और स्टेट एल्केमिस्ट ने उस वॉर में ह्यूमन वेपन्स का रोल निभाया था और स्टेट एल्केमिस्ट की वजह से ही सेंट्रल ये वॉर जीता था। फिर कर्नल रॉय उन्हें बोलते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम स्कार को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। उसके बाद एडवर्ड अल्फांस से बोलता है कि अब उन्हें अपने ऑटोमेल मैकेनिक के पास विज़िट करना होगा जो कि विनरी रॉकबेल होती है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल मेज एडवर्ड अल्फांस को स्टेशन छोड़ने आते हैं तो एडवर्ड मेज से पूछता है कि मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग उनके साथ क्यों जा रहे हैं, और मेज उसे बताते हैं कि मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ जा रहे हैं क्योंकि एडवर्ड अभी फ़ाइट करने की कंडीशन में नहीं है। फिर एडवर्ड मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग से अल्फोंस के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि अल्फोंस स्टोरेज वाले डिब्बे में है। फिर ट्रेन चल देती है और नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेन एक टाउन स्टेशन पर रुकी होती है। तभी मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग को डॉक्टर टिम मार्को दिखते हैं और जब वो उन्हें आवाज़ देते हैं तो डॉक्टर मार्को डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एडवर्ड मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग से डॉक्टर मार्को के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि डॉक्टर मार्को सेंट्रल से थे और वो एक बायो एल्केमिस्ट हैं। तो एडवर्ड उनसे फिलोसोफर स्टोन की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टाउन में चला जाता है। फिर मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ के लोगों से डॉक्टर मार्को के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर मार्को उनके टाउन के अकेले डॉक्टर है और उन्हें डॉक्टर मार्को के घर का एड्रेस देते हैं। और जब वो डॉक्टर मार्को के घर पहुंचते हैं तो डॉक्टर मार्को गन से उनका वेलकम करते हैं और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें शांत रहने को बोलते हैं। फिर वो सब बैठकर बात करते हैं और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें बोलते हैं कि उन्होंने सुना है कि जब वो डिसअपेयर हुए थे तो उन्होंने अपने साथ एक टॉप सीक्रेट मटेरियल को भी रखा था। फिर डॉक्टर मार्को बताते हैं कि वो उस थिंग के लिए और ज़्यादा इनोसेंट पीपल्स की लाइफ नहीं ले सकते थे, इसीलिए वो इस टाउन में लोगों की हेल्प करने आए। और जब एडवर्ड उनसे पूछता है कि वो किस थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो डॉक्टर मार्को बताते हैं कि वो थिंग फिलोसोफर स्टोन है। फिर एडवर्ड डॉक्टर मार्को से पूछता है कि क्या उनके पास अभी फिलोसोफर स्टोन है, तो वो उसे फिलोसोफर स्टोन दिखाते हैं, पर वो स्टोन एक अनकम्प्लीट प्रोडक्ट होता है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर एडवर्ड डॉक्टर मार्को से उनके रिसर्च मटेरियल को रीड करने के लिए पूछता है तो डॉक्टर मार्को मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग से पूछते हैं कि ये किड कौन है, तो वो उन्हें बताते हैं कि एडवर्ड एक स्टेट एल्केमिस्ट है। फिर एडवर्ड डॉक्टर मार्को की हेल्प मांगता है और उन्हें अपने ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन के बारे में बताता है, पर डॉक्टर मार्को एडवर्ड को अपने रिसर्च मटेरियल दिखाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि अगर वो फिलोसोफर स्टोन की रिसर्च करेंगे तो उन्हें हेल से गुजरना होगा। तो एडवर्ड बोलता है कि वो पहले ही हेल देख चुका है, पर डॉक्टर मार्को उन्हें वहाँ से जाने को बोलते हैं। उसके बाद डॉक्टर मार्को एडवर्ड की बातों के बारे में सोच रहे होते हैं और एडवर्ड और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेशन पहुंचकर ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर मार्को वहां आते हैं और एडवर्ड को अपनी रिसर्च मटेरियल की लोकेशन दे देते हैं और बोलते हैं कि अगर वो उनकी रिसर्च को क्लोजली पढ़ेगा तो शायद वो रियल ट्रुथ का पता लगा सके। फिर वो तीनों ट्रेन में होते हैं और उस नोट को देखते हैं। उसमें लिखा होता है कि डॉक्टर मार्को की रिसर्च नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी फर्स्ट ब्रांच में है। उसके बाद जब डॉक्टर मार्को अपने घर पर वापस आते हैं तो वहाँ पर उन्हें लस्ट मिलती है। फिर एडवर्ड अल्फोंस और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग विनरी के घर पहुँचते हैं और ग्रैनी उनका वेलकम करती है और ग्रैनी एडवर्ड को बोलती है कि वो अभी भी इतना स्मॉल है, तो एडवर्ड उनसे बोलता है कि वो उनसे तो टॉलर है। फिर विनरी एडवर्ड को एक स्क्रू ड्राइवर से हिट करती है और बोलती है कि क्या वो आने से पहले उन्हें एक कॉल नहीं कर सकता था। फिर एडवर्ड विनरी को अपना ऑटोमेल आर्म दिखाता है और विनरी अपने ऑटोमेल आर्म को देखकर एंग्री हो जाती है और उसे एक पंच मारती है और विनरी बोलती है कि वो दोनों हमेशा मुसीबत में फंसकर उसे वरी करते हैं। उसके बाद एडवर्ड उन्हें बोलता है कि उसे जल्दी सेंट्रल जाना है, तो ग्रैनी उसे बोलती है कि वो उसके आर्म और लेग को 3 डेज़ में रिपेयर कर देंगे। फिर मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग वुड को पीसेस में काट रहे होते हैं और वो ग्रैनी से एडवर्ड के बारे में पूछते हैं,
तो ग्रैनी बताती हैं कि एडवर्ड अपनी मदर की ग्रेव पर गया है। और फिर ग्रैनी मेजर से पूछती हैं कि एल्रिक ब्रदर्स सेंट्रल में कैसी लाइफ जी रहे हैं। तो मेजर बताते हैं कि एड और एल सेंट्रल में बहुत ही नोन एल्केमिस्ट हैं और वो उनकी फ़िक्र ना करें क्योंकि वो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग बॉयज़ हैं। फिर मेजर ग्रैनी से एड और एल की फैमिली के बारे में पूछते हैं तो ग्रैनी बताती है वो उनकी फैमिली फ्रेंड है और उन्होंने एड और एल को बर्थ से ही संभाला है और बताती हैं कि उनके फादर ने उन्हें छोड़ दिया था। फिर मेजर विनरी के पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं तो ग्रैनी बताती हैं कि उन दोनों की सिविल वॉर में डेथ हो गई थी और विनरी के पेरेंट्स मिलिट्री में डॉक्टर थे। और मेजर बोलते हैं कि वो वॉर बहुत ही टेरेबल थी। उसके बाद ग्रैनी फूड प्रिपेयर करने चली जाती है और हमें पता चलता है कि एड और एल ने अपने घर को बंद कर दिया था जिससे कि वो अपने बॉडीज़ को दोबारा पाने के गोल से डाइवर्ट ना हों। उसके बाद एडवर्ड विनरी के घर आता है और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग उसकी स्टोरी सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और एडवर्ड को सिंपैथी देते हैं। फिर 3 डेज़ के बाद विनरी एडवर्ड के आर्म को रिपेयर कर देती है। फिर वो एडवर्ड के आर्म और लेग की नर्व को उसकी बॉडी से कनेक्ट करते हैं। फिर एडवर्ड एल्फोंस के आर्मर को एल्केमी की हेल्प से रिपेयर कर देता है और उसके बाद वो दोनों अपने रिपेयर पार्ट्स को टेस्ट करते हैं। फिर एडवर्ड सो रहा होता है और फिर ग्रैनी और विनरी वहाँ आती है और एल्फोंस उनसे थैंक्स बोलता है। और फिर ग्रैनी एल्फोंस से उन दोनों की एज पूछती है तो एल्फोंस बताता है कि एडवर्ड 15 इयर्स ओल्ड है और एल्फोंस 14 इयर्स ओल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग एडवर्ड एल्फोंस और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग सेंट्रल के लिए चले जाते हैं। फिर जब वो सेंट्रल में नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसी ने लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय कर दिया है और हमें पता चलता है कि लस्ट ने लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय करा है क्योंकि एडवर्ड को डॉक्टर मार्को की रिसर्च के बारे में पता चल गया था। फिर ग्लिटनी स्कार की स्मेल को सेंस कर लेता है और बोलता है कि वो उसे खाएगा। तो लस्ट उससे बोलती है ऐसा ही होगा। फिर स्कार सेंट्रल के टनल से जा रहा होता है तभी ग्लिटनी और लस्ट उस पर अटैक कर देते हैं और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। उसके बाद कर्नल रॉय मस्टैंग, लेफ्टिनेंट रीजा और जीन स्कार के केस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सार्जेंट आता है और सेंट्रल में हुए एक्सप्लोजन के बारे में बताता है और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर स्कार का जैकेट मिलता है। फिर कर्नल रॉय सेकंड लेफ्टिनेंट जीन से पूछते हैं कि क्या उन्हें स्कार की बॉडी मिली। तो वो बताता है कि उन्हें अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है और वो ढूंढ रहे हैं। फिर लस्ट और ग्लैटनी क्राउड से उन्हें देख रहे होते हैं और लस्ट बोलती है कि इस बार स्कार बच गया है और हमें अब फादर को इसकी रिपोर्ट करने जाना होगा। फिर एडवर्ड और एल्फोंस नेशनल लाइब्रेरी में होते हैं और वहाँ लेफ्टिनेंट मारिया रोज और सार्जेंट डैनी ब्रोस आते हैं और वो मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग को कमांड सेंटर रिपोर्ट करने को बोलते हैं और बताते हैं कि अब से वो दोनों एल्रिक ब्रदर्स के प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ रहेंगे। उसके बाद लेफ्टिनेंट मारिया एडवर्ड को बताती है कि एक गर्ल नेशनल लाइब्रेरी में वर्क करती थी पर वो अब वहाँ वर्क नहीं करती है। फिर सर्जेंट डैनी एल्फोंस से पूछता है कि उसने आर्मर क्यों पहना हुआ है तो वो उसे बोलते हैं कि ये उसकी हॉबी है। फिर वो सब सेस्का के घर पहुँचते हैं और सेस्का उस वक्त बुक्स के नीचे फंसी हुई होती है और वो सब उसे फ्री कराते हैं। फिर वो उन्हें थैंक्स बोलती है। उसके बाद एडवर्ड उससे पूछता है कि क्या वो लाइब्रेरी में वर्क करती थी तो वो हाँ बोलती है और बताती है कि वो लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ती थी और वर्क नहीं करने की वजह से उसे उसकी जॉब खोनी पड़ी और वो अब एक दूसरी जॉब ढूंढ रही है ताकि वो अपनी मदर को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा सके। फिर एडवर्ड सेस्का से पूछता है कि क्या उसने लाइब्रेरी में डॉक्टर टिन मार्को की रिसर्च को स्टडी करा था। तो सेस्का बताती है कि उसने डॉक्टर मार्को की रिसर्च को रीड करा है और उसे वो सब याद भी है और बोलती है कि अगर वो उस रिसर्च को पढ़ना चाहते हैं तो वो उनके लिए उसकी एक कॉपी बना देगी। फिर 5 दिन बाद सेस्का उन्हें डॉक्टर मार्को की रिसर्च की कॉपी बना कर दे देती है और एडवर्ड सेस्का को उसकी हेल्प के लिए एक बड़ा अमाउंट पे करता है। उसके बाद एडवर्ड और एल्फोंस डॉक्टर मार्को के नोट्स में फिलोसोफर स्टोन की इन्फॉर्मेशन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो नोट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तभी सेस्का वहाँ आती है और एडवर्ड को थैंक्स बोलती है क्योंकि जो मनी एडवर्ड ने उसे दी थी उसकी हेल्प से वो अपनी मदर को एक बेटर हॉस्पिटल में एडमिट करवा पाई।
फिर लेफ्टिनेंट कर्नल मेज वहां आते हैं और एडवर्ड से बोलते हैं कि उन्होंने उन्हें बोला था कि जब वो सेंट्रल आए तो उन्हें इन्फॉर्म कर दें, और एडवर्ड को बताते हैं कि मिलिट्री के सारे केस रिकॉर्ड्स नेशनल लाइब्रेरी के साथ डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो एडवर्ड उन्हें सेस्का से इंट्रोड्यूस करवाता है और सेस्का बोलती है कि उसने मिलिट्री के केस रिकॉर्ड्स को पढ़ा है और उसे वो याद भी हैं। तो मेज उसे हायर कर लेते हैं और वो दोनों वहाँ से वर्क पर चले जाते हैं। फिर एडवर्ड और अल्फांस दोबारा से डॉक्टर मार्को के नोट्स को स्टडी करने लगते हैं और फिर 10 दिनों के बाद वो दोनों डॉक्टर मार्को की फिलोसोफर स्टोन के ऊपर थ्योरी को क्रैक कर लेते हैं और वो दोनों मारिया और डैनी को बताते हैं कि फिलोसोफर स्टोन को बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट ह्यूमन लाइफ है। फिर एडवर्ड उन दोनों को इस इन्फॉर्मेशन को खुद तक रखने को बोलता है। उसके बाद एडवर्ड और अल्फांस डिसअपॉइंट होकर अपने रूम में चले जाते हैं और एडवर्ड अल्फांस से बोलता है कि उन्होंने बहुत मेहनत से इस ट्रुथ का पता लगाया, पर जब उन्हें ट्रुथ का पता चला तो वो ट्रुथ बहुत ही डेंजर था। फिर एडवर्ड अल्फांस को बोलता है कि वो उसे एक बात बताना चाह रहा था, पर तभी उनके रूम में मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि मारिया और डैनी ने मेजर को फिलोसोफर स्टोन के बारे में सब बता दिया है। और फिर एडवर्ड डॉक्टर मार्को की बातों को याद करता है जो उन्होंने उसे स्टेशन पर बोली होती हैं कि उसे ट्रुथ के अंदर छुपे हुए ट्रुथ को ढूंढना है। और एडवर्ड सोचता है कि वो किसी पॉइंट को तो मिस कर रहे हैं। तो मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें बताते हैं कि सेंट्रल में अभी 4 एल्केमी लाइब्रेरी हैं और डॉक्टर मार्को 3rd लाइब्रेरी में वर्क करते थे। फिर एडवर्ड की नज़र 5th लेबोरेटरी पर पड़ती है और लेफ्टिनेंट मारिया रोज बताती है कि ये बिल्डिंग 5th लेबोरेटरी के लिए बनाई गई थी, पर अभी ये बिल्डिंग किसी भी यूज़ में नहीं आ रही है। और एडवर्ड को पता चल जाता है कि 5th लेबोरेटरी में ही फिलोसोफर स्टोन क्रिएट करे जा रहे हैं, क्योंकि उसके जस्ट साइड में प्रिजन होता है और फिलोसोफर स्टोन को बनाने का मेन इंग्रेडिएंट ह्यूमन लाइफ है। फिर वो सोचते हैं कि शायद गवर्नमेंट भी इस सब में शामिल है। फिर मेजर बोलते हैं कि वो इस पर कल डिस्कस करेंगे और एल्रिक ब्रदर्स को बोलते हैं कि वो कोई भी जल्दी ना करे 5th लेबोरेटरी जाकर। पर वो दोनों 5th लेबोरेटरी चले जाते हैं और देखते हैं कि 5th लेबोरेटरी के बाहर एक गार्ड खड़ा है, जबकि 5th लेबोरेटरी की बिल्डिंग खाली है। और फिर वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और एडवर्ड वेंटिलेशन टनल के थ्रू बिल्डिंग में एंटर करता है और अल्फांस बिल्डिंग के बाहर रुकता है। फिर एक गार्ड अल्फांस पर अटैक कर देता है और अल्फांस उसके अटैक को डॉज करके पूछता है कि वो कौन है। तो वो बताता है कि वो गार्ड नंबर 66 है। फिर एडवर्ड 5th लेबोरेटरी की बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है और वहां पर वो फिलोसोफर स्टोन को क्रिएट करने वाला ट्रांसम्यूटेशन सर्कल देखता है। तभी एडवर्ड के पास भी एक गार्ड आता है और वो अपना नेम नंबर 48 बताता है और वो गार्ड बोलता है कि उसके ऑर्डर हैं कि जो भी कोई यहाँ पर बिना परमिशन के आए वो उसे किल कर दे। फिर एडवर्ड उस गार्ड से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो गार्ड एडवर्ड पर अटैक कर देता है और वो उन दोनों की फ़ाइट में एडवर्ड को पता चलता है कि वो गार्ड अल्फांस की तरह एक सूट ऑफ आर्मर से बॉन्ड है। फिर वो गार्ड एडवर्ड को बताता है कि वो पहले एक मर्डरर था और बताता है कि उसकी ब्लड सील उसके हेड पर है और उसके बाद वो एडवर्ड से फाइट करने को बोलता है। फिर लेफ्टिनेंट मारिया रोज और सर्जेंट डैनी को पता चलता है कि एल्रिक ब्रदर्स अपने रूम में नहीं हैं और वो दोनों वहां से 5th लेबोरेटरी के लिए चले जाते हैं। उसके बाद एडवर्ड गार्ड 48 से फाइट कर रहा होता है और एडवर्ड का ऑटोमेल आर्म फाइट में थोड़ा ब्रेक हो जाता है और वो गार्ड 48 से फाइट में बहुत मुश्किल फेस कर रहा होता है, क्योंकि गार्ड 48 बहुत ही फास्ट होता है और वो एडवर्ड पर कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है और एडवर्ड थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। उसके बाद गार्ड 48 एडवर्ड को बताता है कि उसका साथी अल्फांस को भी किल कर देगा और वो भी उसके जितना ही पावरफुल है। तो एडवर्ड उसे बोलता है तो उसे अल्फांस के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्फांस एडवर्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर अल्फांस गार्ड 66 से फाइट कर रहा होता है और अल्फांस को पता चलता है कि गार्ड 66 भी एक सूट ऑफ आर्मर से बॉन्ड है। फिर गार्ड 66 अल्फांस को अपनी बैक स्टोरी बताता है कि उसका रियल नेम बैरी है और वो पहले सेंट्रल में एक मर्डरर था। फिर अल्फांस उसे बोलता है कि उसने उसके बारे में कभी नहीं सुना और अल्फांस उसे बताता है कि वो भी उसी की तरह एक सूट ऑफ आर्मर से बॉन्ड है और उसके ब्रदर ने उसे इस आर्मर से बॉन्ड करा है।
फिर गार्ड 66 अल्फांस को बोलता है कि क्या वो श्योर है कि वो कोई पपेट नहीं है अपने भाई का, और क्या वो कभी एक रियल पर्सन भी था। तो अल्फांस उसे बोलता है कि वो एक ह्यूमन था और उसका नेम अल्फांस एल्रिक है। फिर गार्ड 66 से पूछता है कि वो ये इतना यकीन से कैसे कह सकता है। तो अल्फांस बोलता है कि उसे ये सब याद है और चाइल्डहुड की मेमोरीज से। फिर गार्ड 66 बोलता है कि मेमोरीज भी तो क्रिएट की जा सकती हैं। उसके बाद 5th लेबोरेटरी के बाहर खड़ा हुआ गार्ड वहां आ जाता है और गार्ड 66 उसे किल कर देता है। फिर एडवर्ड गार्ड 48 से फाइट में उसके हेड को गिरा देता है और एडवर्ड गार्ड 48 से फिलोसोफर स्टोन के बारे में पूछता है। तभी उस गार्ड 48 की बॉडी एडवर्ड पर अटैक कर देती है और हमें पता चलता है कि गार्ड 48 के सूट ऑफ आर्मर में 2 सोल्स बॉन्ड हैं। फिर गार्ड 48 एडवर्ड पर अटैक करके उसे गिरा देता है और जैसे ही गार्ड 48 एडवर्ड को मारने वाला होता है तभी एडवर्ड एल्केमी का यूज़ करके उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अल्फांस गार्ड 66 को फेस कर रहा होता है और गार्ड 66 उसे कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि क्या वो एक पपेट है। उसके बाद जब गार्ड 48 एडवर्ड को 5th लेबोरेटरी की ट्रुथ के बारे में बताने वाला होता है तभी वहाँ पर लस्ट आ जाती है और उसकी सील को ब्रेक करके उसे किल कर देती है। और उसके साथ एनवी भी होता है और वो गार्ड 48 की बॉडी की शोल की ब्लड शील को ब्रेक कर देता है। फिर एडवर्ड उन दोनों से उनकी आइडेंटिटी पूछता है और उनके प्लान के बारे में भी पूछता है और एनवी उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। और जब एडवर्ड एनवी पर अटैक करने वाला होता है तभी एडवर्ड का ऑटोमेल आर्म वर्क करना बंद कर देता है और एनवी एडवर्ड को एक किक में अनकॉन्शियस कर देता है। फिर लस्ट एनवी को 5th लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय करने को बोलती है। उसके बाद अल्फांस गार्ड 66 से फाइट कर रहा होता है और वहाँ पर मारिया और डैनी आ जाते हैं। तभी 5th लेबोरेटरी की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होती है और गार्ड 66 वहां से भाग जाता है और एनवी बिल्डिंग से एडवर्ड को लेकर बाहर आता है और अल्फांस को उसे वहां से ले जाने को बोलता है। फिर अल्फांस एडवर्ड को हॉस्पिटल ले जाता है और यहां पर एपिसोड 8 एंड हो जाता है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।